हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेय क्लासेस। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के टाइम पे कैसी थी। मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंस के टाइम को पहले तो ढंग से समझ लेना। इंडिपेंडेंस का टाइम कौन सा टाइम था? जब ब्रिटिशर्स ने देश को रिसेंटली लीव किया था। जब वो छोड़ के यहां से गए थे तो ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी ग्रोथ स्टेज पे होगी या स्टार्टिंग स्टेज पे होगी? स्टार्टिंग स्टेज पे होगी। और स्टार्टिंग से पहले भी आप सोच सकते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर चुके होंगे वो फॉर देयर बेनिफिट्स ओनली। किस तरह से डिस्ट्रॉय किया होगा जिससे कि फायदा तो हो, पर किसका? सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स का। ठीक है, तो हमने एक टॉपिक इस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया था। देखो यहां पे बात हो रही है पूरी इकोनॉमी की कि इकोनॉमी कैसी थी उस टाइम पे। हमने एक जो टॉपिक कवर किया वो था एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। पहले हमने ये टॉपिक पढ़ लिया है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। ठीक है, आज हमने जो पढ़ना है वो हमने पढ़ना है इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ। ये मैंने जान के इसको इस तरह से बनाया कि आपको एटलीस्ट चैप्टर को याद करना, समझ आए कि कैसे करना है। हमने एग्रीकल्चर सेक्टर कर लिया था, आज इंडस्ट्रियल सेक्टर करेंगे। इसको करने से पहले एक बार एग्रीकल्चर सेक्टर अगर आप याद करने की कोशिश करें कि एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था इंडिपेंडेंस के टाइम पे। पहला कि हमारे एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन थी वो बहुत कम थी। तो पहली हेडिंग है लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। मैंने आपको बताया था प्रोडक्शन का मतलब टोटल आउटपुट और प्रोडक्टिविटी का मीन्स आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। दोनों ही बहुत कम थी, इतनी कम थी दैट वी कैन इजीली कैरेक्टराइज इट एज बैकवर्ड। हम अपनी इकोनॉमी को बैकवर्ड बहुत आराम से बोल सकते थे क्योंकि प्रोडक्शन बहुत कम थी। भले ही एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज्यादा था हमारे देश का, बट स्टिल प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। दूसरा फीचर क्या था? हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी होगी वो कभी ज्यादा कभी कम। क्यों? क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर पूरी तरह से किस पे डिपेंडेंट था? रेनफॉल पे। गुड रेनफॉल मींस गुड आउटपुट एंड पुअर रेनफॉल मींस पुअर आउटपुट। डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस। तीसरा हमने इसमें पढ़ा डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है बेटा? कि हम फार्मिंग कर रहे हैं बट फॉर सर्वाइवल ओनली। हमारे यहाँ पे जो फार्मर्स थे वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही करते थे। कह रहे इतना ग्रो कर ले कि फैमिली का सर्वाइवल हो जाए। फिर हमने थर्ड फोर्थ पढ़ा, क्या था बेटा? गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल। ओनर एंड टिलर ऑफ द सॉइल, यानी कि जो ओनर थे और जो टिलर थे। ओनर मींस जमीन के मालिक और टिलर मींस फार्मर, जो काम कर रहे हैं वहां पे। उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गल्फ यानी गैप था। ओनर जो था वो टिलर से एक्सट्रैक्ट करना चाहता था एज मच एज दे कैन, जितना वो एक्सट्रैक्ट कर सकता था। दे आर प्रॉफिट शेयरर नॉट द कॉस्ट शेयरर। इन्होंने अपने आप को प्रॉफिट शेयरर तो माना था, प्रॉफिट नहीं वहां लिखा है। दे आर द क्रॉप शेयरर बट नॉट द कॉस्ट शेयरर। क्रॉप शेयरर मतलब जितनी क्रॉप उगाओगे उसमें से अपना हिस्सा तो मांग लेंगे, पर जो क्रॉप उगाने में खर्चा हुआ वो नहीं देंगे। दे आर द क्रॉप शेयरर बट नॉट द कॉस्ट शेयरर। ठीक है, आगे चलते हैं। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। इंडिया में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम पे कि जो फार्मर्स थे उनकी जो लैंड होल्डिंग थी एक तो स्मॉल थी और दूसरा वो फ्रेगमेंटेड थी। थोड़ा सा टुकड़ा यहाँ पड़ा है, थोड़ा सा टुकड़ा थोड़ी दूर पे पड़ा है। इससे क्या होता है? हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और कॉस्ट बढ़ जाती है। नेक्स्ट, लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश राज, यानी कि
टाइम पे जब ब्रिटिशर्स ने रूल किया तो हमारे यहाँ पे लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था, जिसको हम जानते हैं जमींदारी सिस्टम के नाम से। इसमें इन्होंने क्या करा था, ट्रायंगुलर रिलेशन डेवलप कराया था बिटवीन गवर्नमेंट, ओनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल। ओनर ने, गवर्नमेंट ने ओनर को बना दिया जमींदार, परमानेंट ओनर, जमींदार को बना दिया परमानेंट ओनर। बदले में क्या मांगा इनसे, लैंड रेवेन्यू, इनसे मांगा लैंड रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। और इन्होंने क्या कहा, आप टिलर से जितना मर्जी चाहे उतना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये ट्रायंगुलर सिस्टम चलाया था, जिसको हम जमींदारी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। और लास्ट हमने इसमें पढ़ा था फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इन्होंने एग्रीकल्चर को फोर्सफुली कमर्शियलाइज किया था। कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या है, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन, इसका मतलब क्या है, इन्होंने कहा कि जो आप क्रॉप्स उगा रहे हैं लाइक वीट, राइस, उसको छोड़ो, उसकी बजाय क्या उगाओ, कमर्शियल क्रॉप लाइक इंडिगो, बिकॉज दे वांट द गेन फॉर देम ऑल्सो। वो अपने लिए फायदा चाहते थे। उन्होंने क्या कहा, ब्रिटेन में हमें ब्लीच और डाइंग के लिए इंडिगो चाहिए, तो फार्मर क्या उगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इंडिगो। इससे फार्मर्स की जो सब्सिस्टेंस वाली पॉलिसी थी वो भी खत्म हो गई थी। समझ आ गई बात। ये फीचर थे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के, ये हमने कल पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था इंडिपेंडेंस के टाइम पे। इसका पहला पॉइंट लिखा है डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, ध्यान से समझेंगे बेटा। हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उस टाइम पे, इंडिया का अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडिया की मेन इंडस्ट्रीज थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हम सब जानते हैं इंडिया के हैंडमेड प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में बिकते थे। जैसे कि आप सब जानते हैं खादी प्रोडक्ट्स, देखो बेटा, खादी प्रोडक्ट्स जो थे हर जगह बिकते थे। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारे पास जो हमारी अपनी इंडस्ट्री थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, वो थी मेन हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में हम सब जानते हैं कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट को वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन मिलनी स्टार्ट हो गई थी। वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन कैसे, कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्ट थे वो सब जगह बिकने लग गए थे। जैसे कि खादी के प्रोडक्ट्स, इंडिया में हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम्स, हैंड फैंस, हैंडमेड क्लोथ्स, ये पूरे वर्ल्ड में बिकते थे। इन्होंने क्या करा, फॉरेनर्स ने, जब ब्रिटिशर्स ने रूल किया, उन्होंने सबसे पहले इंडियन हैंडीक्राफ्ट को ही खत्म किया। कह रहे क्योंकि अगर ये हैंडीक्राफ्ट पूरे वर्ल्ड में बिकता रहा तो इंडिया एक इकोनॉमिक पावर बन जाएगा वर्ल्ड में, इंडिया के पास सोर्स ऑफ इनकम होगी, तो हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, पहले हमारे हैंडीक्राफ्ट को ही खत्म करा, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। इन्होंने खत्म कराने के लिए, इसके लिए कुछ 5 स्टेप्स लिए थे। सबसे पहले इन्होंने क्या करा, हमारे को डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगाई। बेटा डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब क्या होता है, भेदभाव। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, टैरिफ का मतलब होता है टैक्स। इन्होंने टैक्स की जो पॉलिसी लगाई थी वो डिस्क्रिमिनेटरी लगाई थी। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभाव वाली हो। कह रहे अगर आप ब्रिटिश यानी ब्रिटेन में गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे या ब्रिटेन से गुड्स इंपोर्ट करेंगे टैक्स फ्री, और अगर किसी और देश के साथ डील करेंगे यू हैव टू पे हैवी टैक्सेस। ये टैक्स पॉलिसी में डिस्क्रिमिनेशन कर दिया था इन्होंने, जिससे कि हैंडीक्राफ्ट का जो प्रोडक्ट बिक रहा है कहां बिके, सिर्फ ब्रिटेन में। वो आगे बेच के पैसा कमा ले, लेकिन इंडिया को इकोनॉमिक पावर नहीं बनने देंगे। तो देखो क्या लिखा है पहला पॉइंट, द ब्रिटिशर्स फाउंड इंडिया एज एन अट्रैक्टिव सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। उन्होंने देखा इंडिया एक रॉ मटेरियल की बहुत अच्छी सोर्स है एंड ग्रोइंग मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। उन्होंने इंडिया को 2 तरह से अपने फायदे के लिए यूज किया, एक तो रॉ मटेरियल की सोर्स और दूसरा प्रोडक्ट कंजम्पशन की मार्केट। दोनों चीजें इंडिया से ली उन्होंने। समझ रहे बात को, क्या रॉ मटेरियल भी यहीं से लिया और प्रोडक्ट बेचा भी यहीं पे लाके। रॉ मटेरियल ले गए, गुड्स बनाए, बेचे कहां पे, वापसी इंडिया में। समझ रहे बात को। तो उन्होंने क्या देखा, द ब्रिटिशर्स फाउंड दैट इंडिया एज अ अट्रैक्टिव सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड ग्रोइंग मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, फुल स्टॉप।
ड्यू टू दिस दे हैव स्टार्टेड डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। इस वजह से उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी शुरू करी। अंडर दिस पॉलिसी देयर वर टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन एंड टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इनटू इंडिया। मतलब अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटेन में रॉ मटेरियल टैरिफ फ्री, वहां से फिनिश गुड्स बनवा के इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं टैरिफ फ्री, कहां से? ब्रिटेन से। फुल स्टॉप। फॉर डीलिंग विद अदर कंट्री इंडियन नीड्स टू पे ह्यूज टैरिफ टू ब्रिटिशर्स। अगर किसी और के साथ डील करोगे यू हैव टू पे ह्यूज टैरिफ। समझ आ गई बात? दूसरा, इन्होंने हैंडीक्राफ्ट को खत्म करने के लिए क्या करा? डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोड्स। ध्यान से समझेंगे बेटा। हम सब जानते हैं कि इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए उस टाइम पे इंडिया में क्या चलती थी? राजाओं की कोर्ट्स। राजाओं का अपना राज्य होता था और उस राज्य में जितने भी लोग जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते थे, हैंडमेड प्रोडक्ट बनते थे, वो कहां बनते थे? अपने अपने घरों में बैठ के बना रहे थे लोग। जो भी प्रोडक्ट बनते थे उस एरिया का राजा उस प्रोडक्ट को प्रमोट करता था ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड कोशिश करता था जहां बिक सकता है बिकवा के और पैसे कमा के अपने राज्य का भला कर सके। इन्होंने आते ही क्या करा? सबसे पहले प्रिंसली कोड्स को ही खत्म किया। कह रहे क्योंकि अगर ये ना खत्म हुए तो हैंडीक्राफ्ट को बहुत प्रमोट कर दिया जाएगा। अब उनका टारगेट क्या था? हेडिंग क्या चल रही है? हैंडीक्राफ्ट को खत्म करना है। उसके लिए पहले तो टैरिफ पॉलिसी लगा दी, महंगा हो जाएगा उनका प्रोडक्ट कहीं और बेचेंगे तो। दूसरा, उन्होंने जो उसे प्रमोट करना था उसे ही हटा दिया। देखो क्या लिखते हैं? प्रिंसली कोर्ट्स हैव प्रमोटेड द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन्होंने प्रमोट किया था ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रायर टू ब्रिटिश रूल। फुल स्टॉप। आफ्टर द एंट्री ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया प्रिंसली कोर्ट्स कम टू एन एंड। प्रिंसली कोर्ट को हमने एंड करवाया ब्रिटिशर्स ने, ड्यू टू विच हैंडीक्राफ्ट स्टार्ट्स डिके। जिस वजह से हैंडीक्राफ्ट धीरे धीरे खत्म होने लग गया। क्लियर हो गई बात? तीसरा, इन्होंने क्या करा हैंडीक्राफ्ट को खत्म करने के लिए? कंपटीशन दिया हैंडीक्राफ्ट को मशीन मेड प्रोडक्ट से। तो देखो क्या लिखी है हेडिंग? कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। अब एक बात बताएं बेटा, आपको भी अगर कोई एक तरफ तो दे हैंडमेड प्रोडक्ट और एक दे मशीन मेड, तो कौन सा प्रेफर करने वाले हैं? मशीन मेड। वाई? बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी एंड प्राइस। मशीन मेड प्रोडक्ट जो है सस्ता भी होगा और क्वालिटी में कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है, देखने में अट्रैक्टिव होता है। ऑल्दो अगर हम सब जानते हैं कि जो हैंडमेड प्रोडक्ट होता है उसकी लाइफ ज्यादा होती है, बट स्टिल अट्रैक्टिव नहीं होता। दूसरा, वो महंगा पड़ जाता है क्योंकि उसमें टाइम बहुत इन्वेस्ट होता है उसको बनाने में। तो इसीलिए हम लोग प्रेफर कौन सा करते हैं आज की डेट में भी? मशीन मेड प्रोडक्ट। तो इन्होंने यही किया हैंडीक्राफ्ट को खत्म करने के लिए। देखो क्या लिखते हैं? द मशीन मेड प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन गिव्स अ स्टिफ कॉम्पिटिशन। स्टिफ मतलब टफ कॉम्पिटिशन दिया टू इंडियन हैंडीक्राफ्ट बिकॉज दे वर चीप एंड ऑफ गुड क्वालिटी। सस्ते भी थे और अच्छी क्वालिटी के भी थे। ड्यू टू दिस मेनी हैंडीक्राफ्ट यूनिट्स वर शट डाउन। इस वजह से काफी सारी हैंडीक्राफ्ट यूनिट्स बंद हो गई थी। नेक्स्ट, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, इसका मतलब समझेंगे बेटा, हमारे इंडिया में एक नई जनरेशन डेवलप हो गई थी तभी से। यूथ्स, उन्होंने क्या देखा कि ब्रिटिशर्स यानी कि जो अच्छे अच्छे लीडर हैं, अच्छे अच्छे लीडर मतलब जो ब्रिटिशर्स के लीडर इंडिया में रूल कर रहे हैं, उन्होंने देखा कि इसको हम बाबू क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने ना कोट पैंट पहना हुआ है। हम लोगों का जो ट्रेंड था, जो हम आज भी धोती कुर्ता, और हम उसे अपना ट्रेंड मानते थे और उसे बहुत फेमस किया हुआ था हमने इंडिया में। बट उनके आते ही एक ट्रेंड बदला, किसका? वेस्टर्न कल्चर का। तो लोगों ने कपड़े भी दूसरे तरह के पहनने शुरू किए। देखो क्या लिखते हैं? अ न्यू क्लास इमर्ज इन इंडिया विच वर इंटरेस्टेड इन अडॉप्टिंग वेस्टर्न लाइफस्टाइल। दिस हैज चेंज्ड द पैटर्न ऑफ डिमांड इन इंडिया इन फेवर ऑफ British product. Due to this,
इंडियन इंडस्ट्री स्टार्ट्स वैनिशिंग। इस वजह से इंडियन इंडस्ट्री धीरे धीरे वैनिश होनी शुरू हो गई, क्योंकि लोगों की डिमांड कैसी आ रही है अब, वेस्टर्न लाइफस्टाइल की। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। इन्होंने यहां पे रेलवे लेके आए थे, ऑल्दो रेलवे से आज तक हमें फायदा हो रहा है, लेकिन ये जब रेलवे लेके आए थे इसमें भी इन्होंने अपना ही फायदा देखा था। इन्होंने हैंडीक्राफ्ट को खत्म करवाया था रेलवे का यूज करके। कैसे, ध्यान से सुनना। ब्रिटेन से प्रोडक्ट आ गया इंडिया में। इंडिया का लैंड एरिया बहुत बड़ा है और जो प्रोडक्ट आया वो बाय एयर आया या बाय पोर्ट आया, आ गया। अब वो एक शहर में है, पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कराना है। कैसे कराएंगे, क्योंकि जो हैंडीक्राफ्ट है वो तो हर गांव में, हर राजा की कोर्ट जहां भी होगी उसके आसपास के रहने वाले लोग अपना काम बना रहे, प्रोडक्ट बना के बेच रहे होंगे। इन्होंने क्या कहा था कि हैंडीक्राफ्ट को खत्म करना है, तो प्रोडक्ट को हर जगह अवेलेबल कराना पड़ेगा। अब हर जगह अवेलेबल कराने के लिए इन्होंने क्या किया होगा, हर जगह तक रेलवे लाइन बिछाई, जिससे कि वहां तक ब्रिटिशर्स का सस्ता प्रोडक्ट पहुंच सके और हैंडीक्राफ्ट पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाए। तो देखो क्या लिखते हैं, द ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस रेलवेज इन इंडिया टू प्रमोट देयर सेल्फ इंटरेस्ट। अपना सेल्फ इंटरेस्ट प्रमोट करने के लिए लगाई थी इन्होंने रेलवे। देयर मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू इंक्रीज द साइज ऑफ मार्केट फॉर लो कॉस्ट ब्रिटिश प्रोडक्ट। अपने सस्ते प्रोडक्ट को बेचने के लिए उन्होंने रेलवे को इंट्रोड्यूस किया था। समझ आ गई बात। अब ध्यान से समझेंगे बेटा, मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में दो आए, एक तो हमारा हैंडीक्राफ्ट, दूसरा पॉइंट है इसमें ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ध्यान से समझेंगे बेटा, मॉडर्न इंडस्ट्री कौन सी है, सीमेंट, आयरन, स्टील, ये सब इंडस्ट्री ब्रिटिशर्स के रूल के टाइम पे शुरू तो हुई थी, पर इनकी जो ग्रोथ रेट थी वो बहुत स्लो थी। क्यों स्लो थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स इसको प्रमोट करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। वो कह रहे थे कि अगर ये ज्यादा बन गई यहां पे मॉडर्न इंडस्ट्री, इंडिया खुद में एक पावर बन जाएगा। उन्होंने इंडस्ट्रीज तो सेटअप करी यहां पे, पर वो वाली जो ब्रिटिशर्स के फायदे के लिए हो, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, रेलवे, इसको तो डेवलप किया, बट मॉडर्न इंडस्ट्री को डेवलप नहीं होने दिया। तो हमने दो पार्ट में इंडस्ट्री को पढ़ा, एक हैंडीक्राफ्ट और एक मॉडर्न इंडस्ट्री। इसको हैंडीक्राफ्ट को खत्म कराने के लिए 5 तरीके यूज करे, बट मॉडर्न इंडस्ट्री के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट लिखा है। देखो क्या लिखते हैं, इन सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। बेटा सेंचुरी में 100 होते, हाफ मतलब 50, 1950 के बाद की बात हो रही है। इन सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, यानी कि ब्रिटिशर्स के जाने के बाद की बात है, 1950 के बाद की है ना। द मॉडर्न इंडस्ट्री स्टार्टेड इट्स इमर्जेंस। वो धीरे धीरे स्टार्ट होनी शुरू हुई थी, बट इट्स ग्रोथ वॉज वेरी स्लो। बट उसकी ग्रोथ बहुत स्लो थी, बिकॉज ब्रिटिशर्स हैव नॉट टेकन एनी इनिशिएटिव टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। उन्होंने इंडिया में इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए कोई स्टेप्स नहीं लिए थे। सम आयरन एंड स्टील, शुगर, सीमेंट एंड पेपर इंडस्ट्रीज वर एस्टेब्लिश्ड इन दिस पीरियड। सिर्फ 4 इंडस्ट्रीज बनाई थी, वो भी थोड़ी सी। कौन सी 4? आयरन एंड स्टील, शुगर, सीमेंट एंड पेपर इंडस्ट्री। 4 याद करना, आयरन एंड स्टील, शुगर, सीमेंट, पेपर इंडस्ट्रीज के कुछ इंडस्ट्री सेटअप करी थी, बट द मेन इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन वर फोकस्ड ऑन दैट एरिया विच वुड एनलार्ज द साइज ऑफ मार्केट। कह रहे लेकिन उनका फोकस कौन सी इंडस्ट्रीज पे था, जिससे कि मार्केट का साइज बढ़ सके फॉर ब्रिटिश प्रोडक्ट्स इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल रेलवे, पावर जनरेशन, पोर्ट्स, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। इन्होंने इसको तो डेवलप कराया था। क्यों? क्योंकि उनका प्रोडक्ट हर जगह बिक सके। इज इट ओके बेटा? जब मैं ये चैप्टर, अच्छा यहाँ पे टॉपिक आपको सबको समझ आ गया? चलो अभी बात करते हैं। ये टॉपिक समझ आया सबको? जब मैं ये चैप्टर कराता हूँ बच्चे कहते हैं सर बहुत इजी है, और फैक्ट यही है कि अगर बोर्ड्स में अच्छे स्कोर करने हैं, ये डेवलपमेंट बहुत अच्छा ऑप्शन मिल गया इस बार आपको, पिछले साल से ही मिला है। पहले मैक्रो और माइक्रो होती थी,
उन दोनों में लॉजिक्स थे, दोनों बुक्स को तरीके से समझ के याद करना पड़ता था। ये एक ऐसा बुक ऐड कर दिया जो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है बच्चों की, जिनकी मैक्रो में एक दो चैप्टर्स में कमी रह जाती है। देखो मैं टॉपर्स के लिए बात नहीं कर रहा, उनको तो सब करना है, मैक्रो भी डिटेल में करनी है। जो बच्चे कहते हैं कि सर पास होना है या 80, 70, 80 के बीच में नंबर आ जाए, तो उसके लिए बहुत अच्छी बुक है। क्यों? 40 मार्क्स में से 40 स्कोर इजीली हो जाते हैं। बाकी अगर एक दो चैप्टर आप मैक्रो के छोड़ के भी जाते हैं, तब भी आप 80 में से 70 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इस बुक को बहुत इजीली साथ साथ याद कर लें और टेस्ट देते रहें। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।